हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें एमएस स्टडी पॉइंट पे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का हम बेसिक नॉलेज आपको समझाएंगे कि ज्योग्राफी में कैसे क्या क्या मुझे पढ़ने होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, किस प्रकार से मुझे इन क्वेश्चंस को हल करना होता है। समझिएगा, एक मैं आप बेसिक सिखा रहा हूँ आपको कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले मुझे कुछ रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। कैसे कैसे रेखाएं होती हैं, कहाँ से कैसा क्या चलता है। आपने सब लोगों ने ग्लोब पढ़ा होगा, उसी ग्लोब को मैं आज कंटिन्यू करता हूं और समझाता हूं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद मैं क्या करूँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मान लिया गया मैंने एक ग्लोब बना लिया कि इस तरह से मैंने एक ग्लोब बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ग्लोब बनाते हैं तो आपको पता होता है कि जो ऊपर ये रहता है और ऐसे हम इनको बोल लेते हैं, तो ऊपर का ये जो होता है इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव आप लोगों को पता होगा कि उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये क्या सर जी, उत्तरी ध्रुव है। अगर हम बात करें नीचे की तो ये क्या है सर, ये है तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये सबको पता होता है कि एक ग्लोब में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। मैं हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि क्या क्वेश्चन पूछता है। तो पहली बात हमसे पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक वर्ड याद रखना है, दारू। आप लोगों ने सबसे ने पढ़ा होगा दारू। तो देखिए स्टूडेंट्स, दा से मतलब दक्षिणी ध्रुव और ए का मतलब हो गया एमंडसेन। तो हम कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, एमुंडसेन ने की थी। एमुंडसेन, एमुंडसेन। अगर हम बात करें यू का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव और इसकी खोज आर का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे, पियरे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी तो आप यहीं पर आप अपने समझदारी के लिए लिख सकते हैं कि रॉबर्ट पियरे ने खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव के बारे में बताया था। और यहां पर हम कह सकते हैं एमुंडसेन। एमुंडसेन, एमुंडसेन ने हमें क्या किया था, दक्षिणी ध्रुव के बारे में समझाया था। इतनी बात हमको यहाँ से पता होगा। और एक इसको हम एक याद करने के तरीका में दारू लिख लेते हैं एक वर्ड, क्योंकि इतनी चीजें हमें सारी याद नहीं रहती हैं। इसके बाद ये देखते हैं, तो ये जब हमने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बता दिया, आप क्या करते हैं, इसी ग्लोब में एक रेज होती है, ऐसे एक रेज जाती है। वो रेज क्या करती है, इस पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये रेज जो होती है ये इस दोनों मतलब पूरे ग्लोब को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके नाम क्या होता है सर जी, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, पहला होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या दूसरा नाम होता है, इसका नाम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस रेज का नाम जो कि 0 डिग्री जाती है, मतलब ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेज जो होती है उसके ये 3 नाम होते हैं। पहला क्या होता है, उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, उसको हम लोग विषुवत रेखा बोल सकते हैं और उसको हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस ग्लोब में अगर हम ऊपर जाएंगे और इस ग्लोब के मतलब इस रेस के नीचे जाएंगे और इस रेस के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो अगर हम इसी रेस के मतलब इक्वेटर लाइन जिसे हम लोग अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं, तो अगर हम इसी के ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कितना जा रहे हैं ऊपर, हम जा रहे हैं 23 होल 1/2 मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे ये रेज मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये जो रेज है ये कर्क रेखा कहलाती है। कहां पे, मतलब कहेंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर जो रेज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगर हम क्या करते हैं 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, 23.5 डिग्री मतलब इक्वेटर लाइन के या भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे तो मुझे जो रेज मिलेगी उसका नाम क्या पड़ता है स्टूडेंट्स, मकर रेखा पड़ता है। क्या पड़ता है, मकर रेखा पड़ता है। इतनी बात समझ पा गए, समझ में आया स्टूडेंट्स। मैं आपको भी समझा रहा हूं कि इक्वेटर लाइन मतलब भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर हम 23.5 डिग्री जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा। और भूमध्य रेखा के अगर हम 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मकर रेखा मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसी में भूमध्य रेखा के ऊपर और जाते हैं, कितने डिग्री जाते हैं,
66 मतलब 66 सही 1/2 डिग्री। अगर हम ऊपर जाते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे अंटार्कटिका मिलता है। क्या मिलता है? अंटार्कटिका। यहां पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स अंटार्कटिका। और अगर हम स्टूडेंट्स यही चीज नीचे आते हैं उतने ही डिग्री, कितने डिग्री पर आते हैं? 66 मतलब 66 होल 1/2 पे आते हैं। और कहां पे आते हैं? इक्वेटर लाइन के नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं। तो मुझे ये मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिका। क्या कहते हैं? आर्कटिका। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब इसके बाद देखते हैं ध्रुव के पास जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्रुव जो होते हैं हमेशा 90 डिग्री पर रहते हैं। हमेशा ध्रुव जो होते हैं 90 डिग्री पर रहते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि मकर रेखा कितने डिग्री पर होती है। तो आपको यह कहना है कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा कितनी दूरी पर होती है। तो कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री कहां पे होती है स्टूडेंट्स? उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। कहां होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि अंटार्कटिका कहां पे होती है, कितने डिग्री पे होती है। तो हम कहेंगे कि 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होती है? अंटार्कटिका होती है। अगर हम बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे बात करें तो मुझे क्या मिलती है? आर्कटिका मिलती है। इससे क्वेश्चन और क्या आते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, अगर हम यहां पर बात करें स्टूडेंट्स इक्वेटर लाइन की मतलब भूमध्य रेखा की, और वर्ल्ड के मैप पे बात करें कि वर्ल्ड के मैप में ये कहां से आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है, और अफ्रीका महाद्वीप से होकर के दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद सीधे जाकर के क्या करती है? ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से निकल जाती है, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर से निकल जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? कि जो इक्वेटर लाइन है मतलब जो भूमध्य रेखा है वो क्या करती है? दक्षिण अमेरिका से होते हुए क्या करती है? दक्षिण अमेरिका जाती है, और क्या करती है? अफ्रीका की बेल्ट पे जाती है, और अफ्रीका बेल्ट जाकर के इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर यहां से क्या करती है? निकल जाती है। ये इस रेखा है। इसके बाद मैं इसको मैप से बताऊंगा। आप लोग लग रहा होगा आप कैसे समझा पा रहे हैं, तो इसको मैं मैप से अच्छे समझाऊंगा। अब इसी से क्वेश्चन और देखिए क्या बनते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरा एक यहां पर मेरा ये सन है, इसको हम लिख लेते हैं सूर्य। सपोज करना इसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ऐसे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? ये हमने मान लिया कि मेरे पास ये एक सन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सन है अगर, तो इसकी रेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहां पर इक्वेटर लाइन पे पड़ती हैं ऐसे। इसकी रेस जो होती है इक्वेटर लाइन पे पड़ती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब और कब पड़ती हैं। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स मैंने देखा कि सूर्य की रेस 2 बार क्या कर रही है? विषुवत रेखा पड़ती है। एक पड़ती है 21 मार्च को, 21 मार्च को, और एक पड़ती है 22 या 22 सितंबर कह सकते हो स्टूडेंट्स, और कुछ लोग इसको 23 सितंबर भी कहते हैं। तो 22 सितंबर और 23 सितंबर दोनों रहते हैं। हम ये कह देंगे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 22 सितंबर को पड़ता है। स्टूडेंट्स एक मैं आपको एक कल्पना कर रहा हूं। सपोज दैट अगर आप यहां पे बल्ब जगा रहे हैं, बिल्कुल मिडिल पे एक सर्किल है, और उस सर्किल के मिडिल पे आप बल्ब जगा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इक्वल यहां पे उतना प्रकाश जाएगा और यहां पे उतना प्रकाश जाएगा, तो दोनों साइड में क्या होगा? इक्वल प्रकाश होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसी दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को, इसीलिए क्या होता है? विषुवत रेखा पर बराबर दिन और बराबर रात होती है। क्योंकि अगर आप मिडिल पे कोई बल्ब जलाएंगे तो जितना प्रकाश उधर जाएगा उतना प्रकाश कहां रहेगा? इतना रहेगा। एक बात समझ में आ गई कि सूर्य की किरणें 21 मार्च और 22 सितंबर को ही क्या करती हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या करती है? गिरती है। इसके बाद इसी यही रेज क्या होती है? ये कर्क रेखा पर भी गिरती है ऐसे। 21 जून को ये रेखा क्या करती है? कर्क रेखा पर गिरती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसीलिए उसी से बनता है कर्क संक्रांति। अगर हम इसी से बात करें कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है स्टूडेंट्स 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बल्ब को क्या कर रहा हूं? इक्वेटर लाइन पे ना जला करके मैं क्या कर रहा हूं? कर्क रेखा पे जलाऊंगा। तो अगर कर्क रेखा पे जलाओगे तो स्वाभाविक है यहां पर प्रकाश ज्यादा होगा, यहां पर प्रकाश क्या होगा? कम होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो क्या बताओगे? 21 जून को। अगर यही बात करता है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो क्या बताओगे? 22 दिसंबर को। अब एक बार ये सोचिए कि जिस दिन यहां पर बड़ा दिन होगा तो स्वाभाविक है यहां पर छोटा होगा।
और जिस दिन यहां बड़ा होगा स्वाभाविक यहां पर क्या होगा, छोटा होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दिन उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो हम ये कहेंगे कि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी दिन दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, छोटा दिन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, और उसी दिन क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद क्वेश्चन और क्या पूछता है, ये कुछ मैंने रेखाओं के बारे में बताया कि कैसे कैसे रेखाएं गिर रही हैं और जा रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये किस रेखा के समांतर होती है। तो आप लोगों को मैं मैप जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक रेस बताऊंगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या होती है, ये बिल्कुल इक्वल होती है। अब आपको मैं बेरिंग सागर बताऊंगा, बेरिंग सागर के बारे में बताऊंगा, फिर इसके जो इनका जीएमटी है, जो ग्रीनविच टाइम है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसके बारे में समझाऊंगा। तो ये जो अब हमने एक चीज ये देखते हैं, अगर हम यहां पर बात करें तो इधर जो मेरा पड़ता है वो पश्चिम पड़ेगा, और इधर हम बात करें तो पूरब पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोगों ने दिशा परीक्षण में पढ़ रखा होगा कि इधर पूरब जाएगा, इधर क्या जाएगा, पश्चिम जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो मैंने रेखा खींचा स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाती है, उन्हें हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखा कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। या आप कह सकते हो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींचना या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं बता क्या रही हैं, आप देखिए टेम्परेचर को बता रही हैं। कैसे सर जी, यहां पर 0 डिग्री था, फिर यहां पर 23 आया, फिर 66 होल 1/2 आया, इसके बाद 9 डिग्री आया। तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो आपके ताप के बारे में बताती हैं। किसको बता रही हैं, ताप, टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं कि सर ये कैसे टेम्परेचर जा रहा है। और अगर हम ग्लोब पे क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा खींचते हैं, ऐसे हम जो रेज खींचते हैं, ऐसे देखिए हम ऐसे रेज खींच रहे हैं, ऐसे इस टाइप से। तो इस ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है सर, देशांतर क्या बताती हैं, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपके टाइम पीरियड को बताती हैं, समय को इंडिकेट करेंगी कि आप कितने देशांतर कहां जा रहे हैं, नॉर्थ पे जा रहे हैं, साउथ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जो देशांतर रेखाएं जो होंगी वो आपके टाइम पीरियड को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि कैसा हमारा टाइम पीरियड जा रहा है, कहां जा रहा है। समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, अगर हम एक देशांतर रेखा क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का होता है। एक देशांतर रेखा जो हो जाते हैं हम स्टूडेंट्स, अगर एक देशांतर रेखा पे जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, 4 मिनट का फर्क पड़ता है, 4 मिनट का समय का होता है। अब अगर इसी के बाद हम अगर क्या करते हैं, हमें 1 घंटा जाना तो मुझे कितना, तो 15 चौको 60, मतलब एक में क्या 4, एक देशांतर में 4 होंगे तो 15 में कितनी होंगी, 15 चौको 60, मतलब मैं कितना पूरा 1 घंटा का हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं इस ग्लोब में। आज मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, कल मैं तुम्हें हो सकता है कि मैप के माध्यम से चीज समझाऊं कि कैसे कैसे कहां से इक्वेटर लाइन होकर जा रही, क्या जा रही, कैसे बनती है, तो आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जब हमने ये अक्षांश बताया तो इसमें से कुछ कटिबंध पूछते जाते हैं कि कौन से कटिबंध कहां पे, शीतोष्ण कटिबंध कहां पे, उष्ण कटिबंध कहां है, और जीरो ट्रॉपिकल क्या होता है, ये सब चीजें बताएंगे। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये देखा कि देशांतर रेखा। अब एक बच्चा आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111, 11 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम इसी ग्लोब को और बनाएं, देखिए अब इस ग्लोब में रेखाएं पढ़ते हैं, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब सर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप ऐसे जा रहे हैं कहां तक जा रहे हैं, 90 तक, तो आपको 90 तो इधर के मिल गई, मिली नहीं मिली। अगर आप 0 से फिर 90 तक यहां आएंगे तो 90 आपको इधर मिल जाएंगे, तो 90 कितने हो गए, 180। अगर आप इसको भी ऐड करेंगे जो 0 डिग्री अक्षांश, ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो कुल कितने हो जाएगा, 181। आप ऐसे दिमाग लगाइए कि 0 डिग्री से हम ऊपर अगर उत्तरी ध्रुव पर जा रहे हैं तो मुझे 0 से लेकर के 90 तक जाना है, तो मुझे कितनी रेस मिलेंगी, 90। और अगर हम नीचे आएंगे 0 से 90 तक मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे, 90 मिलेंगे। तो 90 ऊपर की हो गई, 90 नीचे की, तो कितनी हो गई, 180। और एक तो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है, तो कितनी हो गई, 181। अगर इसी प्रकार मैं दक्षिण की इसकी बात करता हूं, देशांतर रेखा। अब देखिए यहां पर आप 0 डिग्री आएंगे,
आएंगे। फिर आप एक तो लाइन ये ऐसी है, ये जो रेज है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिला रही है। आप इसको देखिए, इधर जितनी भी आप रेज बनाते जाएंगे ऐसे, कभी भी दो देशांतर रेखाएं आपस में काटेंगी नहीं, आप बनाते चलिए ऐसे। मान लेते हैं हमने बना दिया। अब आप सोचिए कि ये पूरा सर्किल कितने का होता है, पूरा सर्किल। तो आप कहेंगे सर पूरा सर्किल तो 360 का होता है ना, तो पूरा सर्किल ही तो बनेगा ये। देखिए आप बनाते जाइए, तो पूरा सर्किल जो बन जाएगा वो 360 का बन जाएगा। लेकिन एक रेज जो ये वाली है, ये तो ये भी जुड़ेगी, तो 361 हो जाएगी। इस प्रकार हम इनमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, जैसे मेरी जीओग्राफी मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका से होकर के, उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और इसके बाद इंडोनेशिया से होकर के निकल जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो हमारी कर्क रेखा है वो कहां से आती है, तो कर्क रेखा जो आपको पड़ता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक मैक्सिको पड़ता है। उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा नीचे जब आओगे अमेरिका के नीचे, तो आपको मैक्सिको मिलेगा। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो क्या करती है, मैक्सिको से हो करके निकलती है और मैक्सिको जाएगी, मैक्सिको को जाकर के अफ्रीका का कुछ जैसे वो वाला माली, नाइजर और ये वाला पार्ट से हो करके और इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के आती है, निकल जाती है। ये रेंज पढ़ने के लिए हमारे पास मैप होना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सर जी बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन आया था कि कर्क संक्रांति कब होती है, पहला क्वेश्चन ये आया था। तो आप कहेंगे कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को। मैंने बताया कि 21 जून को होती है। इसके बाद ये आता था, एक चीज और देख लिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है। एक चीज याद करिए, 4 जुलाई। मैं आपको बता दे रहा हूं 4 जुलाई को, 4 जुलाई एक वो ऐसी डेट होती है जिसमें, ठीक है, 4 जुलाई वो ऐसी डेट होती है कि जब हमारा क्या करता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत क्या होती है, अधिकतम होती है। 4 जुलाई, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। और एक और होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है उसे हम लोग अपसौरिक बोलते हैं, और जब कम होती है उसे हम लोग उपसौरिक बोलते हैं। तो उपसौरिक होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होती है। और ये 4 जुलाई को क्या होता है, अधिक होती है। हम कह सकते हैं कि 4 जुलाई को क्या होता है, अधिक होती है। तो 4 जुलाई को अधिकतम होती है, लेकिन 3 जनवरी को क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा किस जलसंधि के समांतर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा जो है वो बेरिंग जलसंधि के क्या है, समांतर है। जब आपको मैं मैप पढ़ाऊंगा तो मैप में मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कैसे कहां से बेरिंग जलसंधि जाती है। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा है वो बेरिंग जलसंधि के क्या है, समांतर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैंने आपको बताया 111। अब एक चीज और देख लीजिए, जैसे अगर ये जो समांतर ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैं कह सकता हूं कि 111। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है स्टूडेंट्स वो कितनी कह सकते हैं, यहां पर अगर बने, अगर हम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो ये क्या बनेगा, हम कह सकते हैं कि 1,1,1,1। और इसी को अगर थोड़ा सा अगर हम इसमें करें तो ये 111 मैक्सिमम मिल जाता है, लेकिन इसको अगर हम बात करें तो 111.23 किलोमीटर मिलता है। ये एग्जैक्टली वैल्यू होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 111 भी मिल सकती है। तो आप ये दोनों वैल्यू को याद रखिए। अगर अक्षांश की बात करेंगे तो 111 किलोमीटर की बात करेंगे, और अगर वही देशांतर की बात करेंगे तो आपको अगर ऑप्शन में ये मिलता है 111 हम लोग 2-3, तो ये भी मार्क करिए, और ये मिलता है तो आप ये भी मार्क करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर स्थित है। तो आपको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड पर स्थित है। कहां पर स्थित है स्टूडेंट्स, इंग्लैंड पर। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहां पे, इंग्लैंड पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो 66.5 डिग्री है वो दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने बताया था 66.5 डिग्री देश क्या कहते हैं, आर्कटिका कहते हैं। फिर कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितने अक्षांश का अंतर होता है स्टूडेंट्स। तो करना यह है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है, 47 डिग्री। देखिए यहां पर आपकी एक थी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा। इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में जो डिफरेंट होता है, अगर मैं यहां लिख दूं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अंतर जो होता है वो स्टूडेंट्स होता है कितना, 47 डिग्री अक्षांश। कितना होता है,
47 डिग्री अक्षांश। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा कि बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा अक्षांश के बीच में कितने क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक के बीच की अक्षांश को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि 40 डिग्री से लेकर के, ये मैंने अक्षांश बताया नहीं आपको, मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ से कौन शीतोष्ण होते हैं, क्या उष्णकटिबंध होते हैं। बट याद कर लीजिए कि 40 से लेकर के जो 65 के बीच में होता है उसे गरजता 40 या प्रचंड 50 कहा जाता है। गरजता 40 या प्रचंड 50 कहा जाता है। कौन कौन से स्टूडेंट्स, हम कहेंगे 40 डिग्री से लेकर के, कहां से 40 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच के अक्षांश को क्या कहते हैं, गरजता 40 या प्रचंड 50 का रहता है। इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है। तो प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची रेखाएं क्या होती है। मैंने आपको बताया देशांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। फिर कह रहा है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बता दिया 111 हम लोग 2-3। और इसी को अगर याद रखें कि इनके बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे कहा जाता है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, गोरे। कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अगर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने पर कितना समय लगता है, 4 मिनट। मैंने आपको बताया था कि 1 देशांतर पार करने में कितना लगता है, 4 मिनट समय लगता है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बता दीजिए कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं कुल संख्या कितनी होती है। तो आप क्या कहेंगे 181 मतलब 181। इसके बाद कह रहा है ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती है, तो 360। इसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी पे 1 घंटा में कितनी समय घूमनी पड़ेगी। कह रहा है पृथ्वी पर अगर हम 1 घंटा जा रहे हैं तो कितनी देशांतर। तो आपको मैंने बताया था कि 1 में तो 4 है और मुझे 60 मिनट जाने पड़ेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 15 चौको 60 बनेगा। इसका मतलब 15 देशांतर मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कह रहा है कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है, तो 23.5 डिग्री पर होती है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि 0 से लेकर के 5 डिग्री अगर हम ऊपर जाएं या 0 से 5 डिग्री नीचे आए, इसे हम लोग डोल ड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोल ड्रम भी कहते हैं और शांत पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, 0 डिग्री ऊपर 0 से लेकर के 5 डिग्री ऊपर जाओ या 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे आओ, इसे डोल ड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कब बनाया गया था, तो 1884 बनाया गया था। इसके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। कह रहा है दिन और रात सबसे बराबर कहां पर होते हैं, तो आपको पता है दिन और रात सिर्फ कहां बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर होते हैं। इसको आज समझिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा। समझ में आ गया ना। इस चीज को अच्छे से पढ़ें और समझें। ज्योग्राफी में आपको क्या करूंगा, पूरी मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे मुझे ज्योग्राफी पढ़नी होती है, कौन से शहर कहां कैसे, कौन से कंटिनेंट कैसे बना, कैसे आया, क्या हुआ इसके साथ, मैं सारी घटनाएं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप अगर ये समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर इसी को आप कंटिन्यू आगे करिए। थैंक यू।